नमस्कार, स्वागत है आपका इटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला, दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई, इसका एक पूरा क्विक रिकैप आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज के मार्केट सेटअप से। और दिन भर बाजार की चाल कैसी रही, आज वीकली एक्सपायरी भी थी, तो एक्सपायरी कैसी रही आज ये सब समझ लेते हैं। और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। प्रियंका बताइए। बिल्कुल, देखिए आज बाजार जब शुरू खुले थे तो शुरुआत में तेजी के साथ जरूर खुले थे। ग्लोबल क्यूज जो थे ओवरनाइट वो अच्छे आए थे, लेकिन उसके बाद दिन कुछ एक ब्रॉड रेंज में ज़रूर निफ्टी था। बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर कंफर्टेबली रहा। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स वापस आए, मेटल परफॉर्म कर रहे थे और ऑलमोस्ट सभी स्पेसेस से अच्छी मूव आ रही थी। एफएमसीजी स्पेस मूव कर रहा था, सिर्फ फार्मा पर ड्रैग था डिविस लैब का। लेकिन सेकेंड हाफ में बिल्कुल विपरीत हुई सिचुएशन, क्योंकि वॉलेटाइल ट्रेड होते हैं, एक्सपायरी के ट्रेड्स इसी तरह होते हैं। आज जितने भी ऑटो के ट्रेड्स थे वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है ऑटो एफएमसीजी इन स्पेसेस ने, सो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, इनफैक्ट दो बड़े नंबर्स थे, एसबीआई और आईटीसी। एसबीआई के नंबर्स भी इन लाइन थे, लेकिन वहाँ पर भी उसके बाद भी वहाँ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुई, प्रेशर में आया स्टॉक, 2% नीचे बंद हुआ है। आईटीसी के नंबर्स पैट बढ़ा है, मार्जिन बढ़े हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपने देखा 2% की गिरावट रही, क्योंकि ऑलरेडी अच्छी तेजी आ चुकी है आईटीसी में। इसके बाद एक बड़ी तेजी के लिए बड़े ट्रिगर्स चाहिए, जो आज एटलीस्ट अभी नंबर से नहीं दिखे। कॉमन से क्या निकल कर आएगा उस पर कल हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन उसके अलावा आज दिन भर में मूवमेंट कैसी थी, अगर आप लूजर्स की बात करें तो सबसे पहले बड़ा ड्रैगर जो था वो डिविस लैब। जब से डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आए हैं, ये स्टॉक बहुत नर्वस है और इसके नंबर्स हैं इसी हफ्ते शनिवार को, लेकिन उससे पहले आप देखिए 5-6 दिन से लगातार डिविस लैब टूट रहा है और 3400 के पास से गिरता गिरता अब आप 3153 के आसपास देख रहे हैं। एसबीआई लूजर, अडानी पोर्ट्स, टाइटन, एमएनएम, सो बड़े ऑटो तो आज थोड़ा सा एग्जॉस्टिव लगा ही, पूरा स्पेस ही। उसके अलावा लार्ज कैप्स, एलएनटी जैसे स्टॉक्स वो नेगेटिव बंद हुए हैं। गेनर्स में आप बात करें तो आज फाइनेंस काउंटर्स में बजाज ट्विंस सुबह से ही परफॉर्म कर रहे थे। बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, वहाँ अच्छी मूव थी। भारतीय एयरटेल में अच्छी मूव थी, वहाँ तो ब्लॉक्स भी हुए। जो प्राइवेट बैंक्स है, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, वहाँ से पार्टिसिपेशन बेटर थी। एक्सेस सुबह अच्छा चल रहा था, एचडीएफसी ट्विंस चल रहे थे अच्छे। सो प्राइवेट स्पेस बैंक से दबाव नहीं आया, दबाव आया पीएसयू बैंक स्पेस से। उसके अलावा जो दूसरे कुछ और मिड कैप में काउंटर्स देखे तो नंबर्स का इम्पैक्ट बहुत क्लियरली है। हनीवेल ऑटोमेशन, वहाँ नंबर्स अच्छे आए, 7-8% की मूव वहाँ थी। आज दिन भर में कुछ और प्राइवेट बैंक्स जिससे हम बात कर रहे हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, वहाँ अच्छी मूव दिखी। पूनावाला फिनकॉर्प, कैनफिन होम्स, यहाँ पर आपको अच्छी मूव देखने को मिली। लूजर्स में आज क्योंकि रियल एस्टेट स्पेस भी बहुत दिनों से चल रहा था, पूरे पैक में तेजी थी, तो वहाँ पर भी थोड़े प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। चाहे आप गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक की बात करें, वो तो सबसे बड़ा लूजर था। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी आज दिन भर की। ट्राइडेंट, कोरोमंडल, ये सारे स्टॉक्स थे जो दबाव के साथ बंद हुए। ओवरऑल वॉलेटाइल ट्रेड रहा, तीसरा दिन रहा जब हम नीचे बंद हुए, लेकिन उससे पहले हम अच्छी चाल चल भी चुके हैं, मूव बड़ी आ भी चुकी है और बेस्ट ऑफ द अर्निंग्स आ चुकी हैं। अब काफ़ी सारे नंबर्स जो बाद में रिपोर्ट होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो इतने अच्छे नहीं रिपोर्ट होते, तो बाजार थोड़ा सा लाइट है और शायद प्रॉफिट बुकिंग आपको क्लियरली बाजार पे दिख रही है। ठीक है, तो आज बाजार में दिखी प्रॉफिट बुकिंग। निफ्टी 52 अंक गिरकर बंद हुआ और बैंक निफ्टी भी हमने देखा कि यहाँ पर लाल निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट में आज दिन भर किस तरह का एक्शन था वो भी आपके सामने रखेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने भारतीय बाजार में एंट्री की तैयारी कर रही है। इस पर और डिटेल्स के साथ सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बताइए। टेस्ला एक बार फिर इच्छुक है भारतीय बाजार में उतरने के लिए और इस बार उसने फिर से मन बनाया है कि यहाँ पर वो प्लांट लगाएगी। पर जैसा हम जानते हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर वो काफ़ी इस बार समझौते की तरफ अग्रसर है। वो समझौता इस तरह हो सकता है कि मेक इन इंडिया प्लान में वो ज़्यादा भागीदारी कर सकती है। टेस्ला चाहती है कि यहाँ पर बैटरी जो बनती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वो भी बनाई जाए। साथ ही साथ वो ये जानना चाहती है ऑफिशियल से, अधिकारियों से जिनसे मिल रही है, कि क्या क्या रियायतें दी जा रही हैं और भारतीय ऑटोमोबाइल प्लेयर्स को, उत्पादकों को, और वो ये भी जानना चाहती है कि क्या और इंसेंटिव्स मिल सकते हैं उसे आगे जाने पर जैसा कि हम समझते हैं इस बार वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर समझदारी दिखा रही है और मांग नहीं कर रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी को कट किया जाए लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों पर। इस बात को लेकर वो अड़ी नहीं है। पिछले साल जब वो बात आई थी भारतीय सरकार और टेस्ला के बीच, तो बात यहीं पर अड़ गई थी, इससे आगे नहीं पहुंच पाई थी, पर अब लग रहा है कि बातचीत उससे आगे बढ़ सकती है।
पिछली बार भारत सरकार इनको रियायती दरों पर ज़मीन और बिजली और इवन पोर्ट टैरिफ में भी रियायत देने को तैयार थी, पर ऐसा नहीं हो पाया। टेस्ला ने बात आगे नहीं बढ़ाई, फाइनल नहीं हो पाई। इस बार लगता है कि बात कुछ आगे बन सकती है और आगे और बढ़ सकती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब कमोडिटी मार्केट का भी एक अपडेट ले लेते हैं। मौजूदा हालात कैसे हैं ये बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन बताइए। देखिए, आज गोल्ड और सिल्वर पे काफ़ी नरमी दिख रही है। MCX पर सोना इंट्राडे में 60,000 के नीचे भी चला गया था। चांदी भी 72,000 के नीचे फिसल गई थी। रिकॉर्ड से अगर देखें तो MCX पर सोना करीब 1800 रुपये तक की गिरावट अब तक आ चुकी है और चांदी रिकॉर्ड स्तरों से 6,000 रुपये से ज़्यादा टूट चुकी है, तो अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। डॉलर इंडेक्स में लगातार मजबूती का रुख बना हुआ है और साथ ही यहाँ पर रुपए में भी हालांकि नरमी दिख रही है, लेकिन घरेलू बाजार में उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पर सोने चांदी पर दबाव दिख रहा है। कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो कच्चा तेल अब कल की तेज़ी के बाद यहाँ पर हल्की आज नरमी दिख रही है, या कह सकते हैं कि दायरे में कारोबार हो रहा है। $77 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव है और US में डेट सीलिंग बढ़ाने को लेकर अब संभावनाएं ये बन रही है कि 1 जून से पहले उस पर सहमति बन जाए। लेकिन डिमांड और सप्लाई के जो क्रूड ऑयल के नंबर्स आ रहे हैं, IEA का जो अनुमान आ रहा है, उसके मुताबिक सप्लाई के मुकाबले मांग ज़्यादा रह सकता है। ग्लोबल जो सेकेंड हाफ होगा उसमें करीब सप्लाई के मुकाबले रोज़ाना 20 लाख बैरल ज़्यादा मांग रह सकती, तो वो कीमतों के लिए एक सपोर्टिव फैक्टर है। साथ ही IEA की तरफ से ये भी बयान आ रहा है कि चीन में जो 2023 में जो डिमांड में रिकवरी आएगी क्रूड ऑयल में, उसमें से 60% अकेले चीन का योगदान होगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रूड कीमतों को लोअर लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं और यही वजह था कि कल शाम के सत्र में अच्छी तेज़ी दिखी थी। जी ठीक है। ये है अपडेट कमोडिटी मार्केट का। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नतीजों पर बात करते हैं और कल आने वाले हैं जोमेटो के भी नंबर्स। जोमेटो के नतीजों से क्या अनुमान है ये बताने के लिए विनी हमारे साथ मौजूद हैं। विनी बताइए, जोमेटो के नतीजों से क्या अनुमान है? जो Q4 नंबर्स है वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करें कि रेवेन्यू ग्रोथ होगी और 9% की। फूड डिलीवरी बिजनेस, हाइपरपावर बिजनेस, वहाँ पे थोड़ी सी बेटर ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड है। तो यस, ओवरऑल रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड है वो 9% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में EBITDA में भी ये टाइम लॉस ही एक्सपेक्टेड है, पर EBITDA लॉसेज है 359 क्रॉस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग ये कंपेयर कर रहे हैं 359 क्रॉस वर्सेस 265 क्रॉस जो लास्ट क्वार्टर में हुए थे। लॉसेज भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 356 क्रॉस वर्सेस 346 क्रॉस। ओवरऑल फूड डिलीवरी बिजनेस में जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है फ्लैट रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। यूनिट इकोनॉमिक्स और फूड डिलीवरी बिजनेस में एक्सपेक्टेड है कि स्टेडी रहेगी और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है स्लाइट थोड़ी सी डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है फूड कंट्रीब्यूशन मार्जिन में, फूड डिलीवरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन में। हाइपरपावर बिजनेस में एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, 20+% ग्रोथ। ब्लिंकिट की परफॉर्मेंस भी रेजिलिएंट रहेगी और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की ग्रोथ होगी वो है अराउंड 14% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ऑल इन ऑल EBITDA फूड डिलीवरी का एक्सपेक्टेड है अराउंड 40 क्रॉस के आसपास। तो ये एक वैल्यू शॉर्टली वॉच आउट करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स है। फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे कि क्या आ रहे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या है फूड डिलीवरी बिजनेस में, उनकी आउटलुक वहाँ पे क्या है, क्विक कॉमर्स क्या कैसे कर रहा है, उनकी अपडेट वहाँ पे कैसे है, ब्लिंकिट बिजनेस के बारे में सब बिजनेसेस की अपडेट लेंगे, कमेंट्री वहाँ पे। और कमेंट्री फूड डिलीवरी स्पेशली ऑर्डरिंग में जो सबड्यूड डिमांड थी Q3 में वो क्या इंप्रूव हो रही है, आगे जाते हुए उन्हें क्या दिख रही है इन टर्म्स ऑफ डिमांड ट्रेंड, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और भी नतीजों पर फोकस करें तो JSW स्टील के भी नतीजे कल आने वाले हैं और नंबर्स कैसे हो सकते हैं कंपनी के, ये बताने के लिए आशीषा हमारे साथ मौजूद हैं। आशीषा बताइए। जी हाँ, हायर वॉल्यूम्स और हायर रियलाइजेशंस के चलते इस क्वार्टर JSW स्टील्स के नतीजे अच्छे हो सकते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर 16% का अपटिक देखने को मिल सकता है। मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। मार्जिन्स 14.3% पे आ सकते हैं वर्सेस 11.5% जो कंपनी ने थर्ड क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीब 300 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। बाकी इंटरनल्स की बात करें तो EBITDA पर टन में भी 23% का जंप एक्सपेक्टेड है सीक्वेंशियल बेसिस पर। कंपनी ने प्राइस हाइक्स अंडरटेक किए थे, कॉन्ट्रैक्ट रीसेट्स भी हुए थे जिसके चलते रियलाइजेशंस में अपटिक देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो FY24 की गाइडेंस क्या आती है वो एक क्रूशियल पॉइंट रहेगा।
इसके अलावा डीलेवरेजिंग रोड मैप और प्रोडक्शन रैंप अप कैसे होता है कैप्टिव आयरन और माइंस में, ये भी की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। ऑल इन ऑल अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है सिक्वेंशियल बेसिस पर। हायर वॉल्यूम्स और हायर रियलाइजेशंस के चलते स्ट्रॉन्ग नतीजे आ सकते हैं JSW स्टील से। तो अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है JSW। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए कुछ और भी अहम खबरों का रुख करते हैं। और इस बीच एक एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है। रेलवे जल्द ही वंदे भारत ट्रेनों का तीसरा वर्जन लॉन्च करने वाली है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि स्लीपर सुविधा वाली 200 वंदे भारत ट्रेनों के लिए टेंडर जारी किया जाएगा जल्द ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं समीर दीक्षित। समीर बताइए और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? चलिए समीर से हम संपर्क वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार वंदे भारत को लेकर कुछ अपडेट्स आ रहे। कुछ समय पहले समीर ही हमें जानकारी दे रहे थे कि वंदे भारत ट्रेन जो है इसका टारगेट था 15 अगस्त तक 75 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने का, तो वो शायद पूरा होता हुआ ना दिखाई दिए। इस वजह से थोड़ा लेकिन उस तरफ रेलवे मिनिस्ट्री बढ़ रही है धीरे धीरे और हर महीने करीब 10 से 13 यहाँ पर ट्रेनें लॉन्च करने की बात भी की जा रही है इस टारगेट को पूरा करने के लिए, और काफ़ी सारे रूट्स भी यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं। तो वंदे भारत ये जो पूरा रेलवे सेक्टर है इससे जुड़ा लगातार फोकस में है, बड़े ऑर्डर भी मिल रहे हैं वंदे भारत को। और इस बीच ये भी एक एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है कि जल्द ही स्लीपर सुविधा वाली वंदे भारत ट्रेनें भी लॉन्च हो सकती हैं कई सारे रूटों पर। 200 वंदे भारत ट्रेनों की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसका टेंडर जल्द ही सरकार की तरफ से लाने की बात की जा रही है। ज्यादा अपडेट के लिए चलते हैं समीर दीक्षित के पास। समीर बताइए। जी बिल्कुल, वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफ़ी अब तक सफल साबित हुई है और इसी वंदे भारत ट्रेन का दूसरा फेज या दूसरा वर्जन इस वक्त हम पटरी पर दौड़ता हुआ देख रहे हैं, जो एक के बाद एक जिसका उद्घाटन लॉन्च किया जा रहा है। अब फेज 3 के लिए तीसरा जो वर्जन होगा वंदे भारत का, उसकी तैयारी हो रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 200 नई वंदे भारत ट्रेन का टेंडर जल्द जारी किया जा सकता है और ये जो वंदे भारत ट्रेन होंगी ये स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन होंगी। इनके जरिए कोशिश ये होगी कि लंबी दूरी का सफ़र यानी कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा या 8 घंटे से ज़्यादा जिन रूट के बीच में सफ़र होना है वहाँ पर इस तरीके की नए ज़माने की वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। तो 200 वंदे भारत ट्रेन का एक नया टेंडर जो वर्जन 3 होगा वो जल्द जारी किया जा सकता है और इस टेंडर का क्वांटम लगभग 25,000 करोड़ रुपए का होगा। जाहिर तौर पे बड़े दरवाजे खुलेंगे प्राइवेट पार्टियों के लिए जो कि इस सेगमेंट में काम करती हैं, मसलन एल्स्टॉम, सीमेंस, उनके लिए एक बड़ा ये मौका बन पाएगा कि वो आए और रेलवे के साथ मिलकर के काम करें। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो नए ज़माने के वंदे भारत ट्रेन होंगी इनका ज़्यादातर प्रोडक्शन ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में होगा। तो वंदे भारत ट्रेन के प्रोडक्शन में तेज़ी से टेंडर भी जारी हो रहे हैं। पिछले हमने देखा कि हाल ही में 200 वंदे भारत ट्रेन का एक टेंडर फाइनल भी हुआ था जो 120 रशियन फर्म है वो एक जॉइंट वेंचर के साथ बना रही है। 80 वंदे भारत ट्रेन टीटागढ़ वैगन्स एक जॉइंट वेंचर के साथ बना रही है। तो कुल मिलाकर के फोकस वंदे भारत ट्रेन पे है और ये वंदे भारत ट्रेन भविष्य में आने वाले 30-35 सालों में जो चेयर कार है वो शताब्दी को रिप्लेस करेगी और जो स्लीपर क्लास है वो राजधानी को रिप्लेस करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अब स्लीपर सुविधा भी लाने की बात की जा रही है वंदे भारत में, जो कि अब राजधानी को रिप्लेस करेगी। शताब्दी को काफ़ी सारी गाड़ियां यहाँ पर रिप्लेस कर चुकी हैं वंदे भारत की, अब राजधानी को भी रिप्लेस करने की बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए ये एक अपडेट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।